Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today, we shall discuss the questions asked in board from chapter number 8. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि थ्योरी बहुत छोटा पार्ट है। आपको मैंने बताया था, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है पढ़ना है, ट्रांसवर्स नेचर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि कैसे ट्रांसवर्स वेव है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देखना था। एंड आफ्टर देन वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफरेंट वेव्स, जिसको मैंने वीडियो आपको दे दिया है। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोर्ड का है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये पेज नंबर 8.13 पर। एग्जाम्पल 7, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। तो हम तुरंत फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं, 25 मेगाहर्ट्ज। ओके, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E is equals to 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। व्हाट इज B एट दैट पॉइंट, इसी पॉइंट पर B की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ये J कैप, देखिए आपका जो वेव है वो x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, J कैप से पता चल रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो ये वाई एक्सिस की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ होगा। अब आपको जो है एक रिलेशन बताया गया था, बी इज एक रिलेशन आपका ये था, सी इज इक्वल्स टू होता है ई बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो सी के इक्वल होता है, तो यहाँ से B इज इक्वल्स टू हो जाएगा E बाई सी। ठीक है, E बाई सी। E का वैल्यू दे रखा है 6.3 और C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.18 × 10⁻⁸ टेस्ला। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम डायरेक्शन के अलॉन्ग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2.18 × 10⁻⁸ के कैप। ये हमारा जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपको फार्मूले बताया गया था, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो है C के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पर, एग्जाम्पल नंबर 8। ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, बी वाई से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t टेस्ला ये दिया हुआ। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है x और ये t टाइम है। पहला पूछा हुआ, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। पूछा हुआ है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए, वेवलेंथ को अगर हम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन,
स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन जो होगा वो होगा बी वाई इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई लेमडा माइनस वी टी। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो टोटल आपका दिया हुआ है वो 2 पाई एक्स बाई लेमडा के प्लेस पे है। तो कंपेयर करेंगे तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2 पाई बाई लेमडा के इक्वल है। 2 पाई बाई लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हट जाएगा। ये जो वैल्यू है वो 2 पाई अपान लेमडा के इक्वल है, तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अपान 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। और आफ्टर सॉल्विंग वी हैव, ये हमें मिल जाएगा 1.26 सेंटीमीटर। 1.26 सेंटीमीटर जो है आपका मिल जाएगा। दूसरा आपका है, अगर हम इस 2 पाई का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई न्यू टी आ जाएगा। 2 पाई न्यू टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी हट जाएगा। 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। यहाँ से न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपान 2 पाई। और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 23.9 हर्ट्ज। ठीक है, थर्ड पूछा हुआ है ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। वेवलेंथ निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। इसको मैं अभी इसको नहीं इरेज करना चाहिए था। चलिए, अब हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बी नॉट की वैल्यू जो है देखा जाए तो यही है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब ई नॉट की वैल्यू निकाला जाए तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। आपको एक रिलेशन बताया गया था, C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपान बी नॉट। यहाँ से अगर ई नॉट पता करना है तो हो जाएगा C इंटू बी नॉट। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7। सॉल्व करेंगे 3 2 6 इंटू 10 टू द पावर 1 या 60 हो जाएगा, ये 60 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो आपको लिखना होगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, ई नॉट की वैल्यू मिल चुका है हमें 60 रख देंगे, साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t। यही आपका जो है एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बोर्ड में NCERT का है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी हमने देख लिया। इस तरह से तो इस पर न्यूमेरिकल जो आएगा वो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का, पेज नंबर 8.15 पे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, व्हाट इज वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू होता है लेमडा इज इक्वल्स टू होता है C बाई न्यू। ठीक है, C बाई न्यू। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। C का वैल्यू जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और न्यू का वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10। सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -3।
ये आपका जो है वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो कुछ वेवलेंथ दे देगा, वेव दे देगा, जिसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि आपके पास गामा है, गामा रेज है, माइक्रोवेव है, यूवी है और रेडियो वेव्स हैं। इनको बोल देगा कि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटे वेवलेंथ को आपको पहले लिखना होगा। तो सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है आपको बता दें गामा रेज का होता है। कैसे पता लगा? देखिए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले गामा रेज होता है, गामा के बाद जो है आपका एक्स रे होता है, एक्स रे के बाद यूवी होता है, यूवी के बाद विजिबल होता है, विजिबल के बाद आपका जो है इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर रेडियो वेव्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो रेडियो वेव्स होते हैं। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो सबसे ज़्यादा वाले को बाद में लिखेंगे। सबसे छोटा गामा है, गामा हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद हमारा जो वेवलेंथ मिलता है वो इंफ्रारेड है नहीं, माइक्रोवेव का है नहीं, यूवी है तो यूवी लिखेंगे। यूवी के बाद विजिबल है नहीं, इंफ्रारेड भी नहीं है, माइक्रो है, माइक्रोवेव लिखेंगे। गामा करके ऐसे नोट करते जाएंगे, गामा रेज, यूवी, माइक्रोवेव और फिर लास्ट में जो है रेडियो वेव्स। तो ये अब यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अगर वहीं डिक्रीजिंग कहता, डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा रेडियो है, रेडियो है भी यहाँ पर तो रेडियो लिख देंगे हम। रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो जाएगा, फिर यूवी, इसी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, फिर गामा लिखेंगे, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो गया। अगर यहीं पर आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहता, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है, वेवलेंथ सबसे कम और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, तो आपका यही ऑर्डर आता है, रेडियो, माइक्रो, यूवी, गामा। और फिर अगर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है, तो डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा पहले, उसके बाद घटते हुए क्रम में। तो आपको जो है यही ऑर्डर मिल जाता, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे 2 4 5 वेव्स दे देगा और उनका जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देगा। तो आपको अगर स्पेक्ट्रम याद है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये अगर 7 आपको याद है और इनका ऑर्डर मिस नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत इसको कॉपी पे लिखिए और इसी के ग्राउंड पर गामा का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका सबसे छोटा वेवलेंथ होता है फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो है आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, उस पर बेस्ड ये आपको जो है क्वेश्चन आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है यूजेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार पूछा जाता है कि रडार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज़ की जाती है, तो रडार सिस्टम में आपको बताया गया होगा कौन सी वेव यूज़ की जाती है। रडार सिस्टम्स में आपको जो है इंफ्रारेड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं
उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जैसे दिया हुआ है आपको बताना है किलिंग जर्म्स इन हाउस होल्ड वाटर प्योरीफायर्स में कौन सी वेव यूज़ की जाती है। यूवी आप देखते होंगे, प्योरीफायर जो आप आरओ ले आते हैं तो आरओ यूवी दोनों होता है उसमें, अल्ट्रावायलेट रेस। रिमोट सेंसिंग में कौन सी वेव यूज़ की जाती है, माइक्रोवेव यूज़ की जाती है रिमोट सेंसिंग में। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में गामा रेस, गामा चूँकि रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन है, तो गामा रेस का यूज़ किया जाता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ओजोन का क्या रोल है। तो हम ये बताएंगे ओजोन लेयर इज़ क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बिकॉज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन के रेडिएशन में, उनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और अल्ट्रावायलेट रेज ह्यूमन के लिए क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है, क्रूशियल है। ओके, खतरनाक है ह्यूमंस के लिए, इसलिए ओजोन लेयर्स जो है प्रोटेक्ट करता है हमें। रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है, अभी मैंने इंफ्रारेड बता दिया था, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट इफिशिएंटली। यानी कि माइक्रोवेव ओवन उन खाद्य पदार्थों को इफिशिएंटली हीट कर सकता है जिनमें वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हो। तो देखिए क्यों, क्योंकि वाटर एक डाइपोल फॉर्म करता है। वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा ही होता है, बीच में आपका ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड में हाइड्रोजन है, तो दो पोल हैं और दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर एटम हैं, तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो जो इसके बॉन्ड के फ्रीक्वेंसी के रेंज का ही होता है। जैसे ही माइक्रोवेव में हम वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग फूड आइटम को रखते हैं तो ये हाइड्रोजन को रोटेट करना शुरू कर देता है, और जब किसी मटेरियल के अंदर जो है उसके मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होगी और वो फूड मटेरियल, वो फूड स्टफ हीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे, सिंस वाटर फॉर्म्स डायपोल एंड व्हेनेवर इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द माइक्रोवेव ओवन the atoms of hydrogen just move or rotate, and due to rotation of hydrogen atom frictional energy is generated, and due to friction heat energy generated, and due to this heat the food item or food stuff be heated। तो इस तरह से माइक्रोवेव ओवन बिना आग के, बिना किसी तरह के फायर के क्या करता है, उन मटेरियल्स को जिनमें वाटर मॉलिक्यूल हो, मॉइस्चर हो, एब्जॉर्ब हो, उनको ये गर्म कर देता है। जैसे समोसे लाते हैं तो समोसे में मॉइस्चर होता है, उन मॉइस्चर को क्या करता है, ये हीट करता है, और वो हीट होगा तो आपका जो समोसा है ऑटोमेटिकली हीट हो जाएगा। तो माइक्रोवेव ओवन जो है बिना हीट एनर्जी के जो है एक वेव के हेल्प से जो है क्या करता है, आपके फूड स्टफ्स को हीट कर देता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वेल्डर्स नीड स्पेशल टाइप गॉगल्स ड्यूरिंग बेल्डिंग। बेल्डिंग करते हुए आप देखते हैं तो वो एक विशेष तरह के चश्मे को लगाए रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेल्डिंग करते समय, जब बेल्डिंग की जाती है किसी चीज़ को, तो बेल्डिंग करते समय जो है वहाँ पर यूवी रेज का प्रोडक्शन होता है, यूवी रेज निकलती है उससे, और अल्ट्रावायलेट रेज जानते हैं आपके स्किन के लिए कितनी खतरनाक है। तो इसकी वजह से वो आँख को बचाने के लिए स्पेशल गॉगल्स यूज़ करते हैं जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर दे, उनको यूवी रेज को रोक दे, और पूरे चेहरे को कवर करने के लिए भी एक स्पेशल तरह का मास्क यूज़ करते हैं वो। तो यूवी रेज से आप बचाने के लिए बताएंगे, वेल्डर्स बियर स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। इट्स ओके। तो इस तरह से यूजेज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, ऑर्डर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जो मैंने पहले शुरुआत में न्यूमेरिकल 2-3 क्वेश्चन बताए, उनसे रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यूजेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, ऑर्डर याद कर लेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज, ताकि जो है कभी कभार फ्रीक्वेंसी ही पूछ लेता है किसी विशेष वेव का, तो उसमें स्पेशली आप विजिबल लाइट का बस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी याद रखिए, बाकी सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो अब सिलेबस में नहीं है। जिन टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो इसमें एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके बुक में जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, उनमें जो बोर्ड में आए हुए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है खास करके, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पीरियड का, अधिकतम 2 या 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।